नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड की 5 सीटों के नतीजे, ईवीएम में क्या 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे, प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 55.89% वोटिंग, लगातार दूसरी बार गिरा मतदान प्रतिशत, वोटिंग परसेंटेज गिरने से टेंशन में उम्मीदवार। उत्तराखंड की राज्यों की सीमा से सीमाएं खुली, राज्य शराब की बिक्री लगे प्रतिबंधी हटे, प्रदेश की 5 सीटों पर शांतिपूर्ण रहा चुनाव। चुनाव के बाद चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी सरकार, अधिकारियों को जारी हुए दिशा निर्देश, आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देने पर फोकस। रानीखेत हल्द्वानी स्टेट हाईवे पहाड़ बनी आफत, हाईवे पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, आग से धुलक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स से झोंकी ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। आज और कल पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार है। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का किया गया है अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, हल्की बारिश के आसार। अगले 3 दिन तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आज और कल पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव में अपने वोट डालने का जुनून और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जुनून देखते ही बनता है। वोट का इस्तेमाल करने हार्ट के ऑपरेशन के बावजूद अपने बच्चों से जिद कर दिल्ली से रामनगर पहुंची बुजुर्ग महिला की वोट डालने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई। बुजुर्ग का एक बेटा बीएसएफ में है कार्यरत और जिसकी आज ड्यूटी चुनाव में लगी थी। वही बुजुर्ग महिला कुछ समय से दिल्ली अपने बच्चों के वहां रह रही थी और हार्ट की दिक्कत होने पर बच्चों ने अपनी मां पारुल देवी का हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। तब से बुजुर्ग दिल्ली में ही अपनी लड़कियों के घर पर रह रही थी। बहुत समय से जो है दिल्ली में थी और अपने बेटे और बेटी के पास वहाँ दिल्ली में, और अपने बच्चों से इनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था और अपने से बच्चों से जिद कर करके कि मेरे को जो है हर हालत वोट देने के लिए रामनगर जाना है, ये कह करके आज यहाँ आई थी। आज सुबह इनकी बेटी इनको आज ही रामनगर लेके आई थी और इनको छोड़ करके दिल्ली को चली भी गई। उसके बाद ये मतदान करने के लिए 1-1:30 बजे करीब जो है मतदान करने के लिए गई है और मतदान करके फिर अपने घर पे आ गई है। अभी जो है शाम को 6:30 बजे करीब इन्होंने अपने प्राण छोड़। पर इतना जुनून था, वो वहाँ वोट डालने के लिए जा रहे थे, पैदल लगे थे रास्ते, तो मैं अपना वोट डाल के आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ताई जी आप कहाँ जा रही हो? तो मुझसे कहने लगे मैं वोट डालने जा रही हूँ। मैंने कहा ताई जी आप वोट डालने मत जाओ, क्योंकि आप चल नहीं पा रही हो। मैं उनको अंदर कर गई। उसके बाद मेरे अपने परिचित थे यहाँ पर, क्या कहते हैं, संतू पपने जी, तो उनसे मैंने कहा, हम बूथ पर गए, नरेंद्र शर्मा जी, हमने स्कूटी का इंतजाम किया। तब वो संतू और हम 2 जने स्कूटी में यहाँ आके ताई जी को स्कूटी में बैठा के हमने वोट डलवा के उनको घर छोड़ के गए।
खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर समिति पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूरिया खाद के मात्र 3500 बैग ही लक्सर गन्ना समिति पर पहुंचे। किसानों को सूचना मिलते ही गन्ना समिति पर सुबह से ही आपाधापी मच गई और किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी डिमांड के अनुरूप उनको यूरिया खाद में दी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों में सरकार व समितियों के प्रति नाराजगी देखने को मिली। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं और इस समय किसानों को गन्ने व धान की बुआई के लिए यूरिया और डीएसपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी मांग के अनुरूप उनको डीएपी खाद नहीं मिल पा रही थी। मैं कह रहा कि इनकी बार 2 योजना से खाद की बड़ी शॉर्टेज है रही भी। यहाँ 2,000-2,500 बोरे आया, वहाँ का 10,000 हो गई। कि सरकार भी दवाई कर रही कि किसानों की दुगनी आय करेंगे, ना दुगनी आय हो रही, ना खाद की पूर्ति हो रही। किसान बड़ा पीड़ित है किसान, और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, ना दान कर रही। सर गन्ने में खाद चाह रहा था, धान में भी चाह रहा खाद, इसलिए किसान बड़े परेशान है। सरकार कह रही दुगनी आय होगी, दुगनी आय हो नहीं। डाई लेने के लिए डाई है ही नहीं यहाँ पर। गन्ने की बुआई के लिए, गन्ने की बुआई के लिए परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर आप कैसे करोगे? बस जैसे भी वैसे ही बिना खाद के क्या करें। क्या बताया उन्होंने? डीपी है ही नहीं, मांग भेज नहीं रखी कुछ नहीं। डाई का ना कर रहे बिल्कुल, है ही नहीं, कभी डाई आई नहीं रही। हल्द्वानी शहर के बनफूलपुरा अंतर्गत चुराग अली शाह बाबा बाजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी, तेज हवा से कुछ ही देर में आग की लपटें एक झुग्गी से दूसरी और कई झुग्गियों की आग की लपटों में स्वाहा हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी का कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डाले और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से शेयर किया है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की, और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई। मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों। मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया। और उत्तराखंड की खबरों के बीच इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर बता देते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट होगा जारी। बाईस फरवरी से 9 मार्च के लिए जारी होगा। कुल 55,25,000 10वीं में 29,47,311 परीक्षार्थी, 12वीं में 25,77,997 परीक्षार्थी थे पंजीकृत। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज। दसवीं और 12वीं का आज रिजल्ट आएगा 2 बजे के करीब। आपको बता दें कि ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।
दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट होगा घोषित। बाईस फरवरी से 9 मार्च के बीच हुई थी परीक्षाएं। कुल 55,25,25,000 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। 10वीं 29,47,311 परीक्षार्थी पंजीकृत। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, लखनऊ से खबर जहां पर वसूली करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, खुद को पुलिसकर्मी बताकर करते थे वसूली। पुलिसकर्मी बताकर ब्लैकमेल भी करते थे आरोपी। प्रेमी जोड़ों को पुलिसकर्मी बताकर करते थे वसूली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी जोड़ों को पुलिस बताकर करते थे वसूली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों का भी जल्द हो सकता है खुलासा। वसूली करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से एक और खबर, बिल्डिंग से गिरकर युवती की मौत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिल्डिंग से गिरकर युवती की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग से गिरी थी युवती। बीस वर्षीय मोहिनी की तीसरे फ्लोर से गिरकर हुई मौत। बीस वर्षीय मोहिनी की तीसरे फ्लोर से गिरकर हुई मौत। घर में रहकर मेड का काम करती थी मोहिनी। और सीधे आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुलत है। बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। हमने हमेशा राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये वीर भूमि तत्पर रही है। और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं और रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को
पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अधिकार खो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है तो चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों और भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। तब जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहाँ पर आपसे अपील करने के आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजे कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। और सीधे आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दिलीप पांडे, आप नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नहीं बनता कि आप अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जान से खिलवाड़ करें। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इन अधिकारियों की आड़ में अरविंद केजरीवाल जी के मौत की साजिश रचकर उन्हें धीमी मौत देने की कोशिश करें। तो इसे चाहे सूचना समझे दिल्ली के लोगों की तरफ से और चाहे चेतावनी समझे, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन आप नहीं रोक सकते। अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें इंसुलिन जेल प्रशासन द्वारा तुरंत मुहैया करवाया जाना चाहिए। आपने उनको कैद कर लिया है और कैद करके आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, आप शेर बन रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को कैद करके उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं कि बुजदली होगी चरागों को दिखाना आंखें। शकील साहब का शेर है कि बुजदली होगी चरागों को दिखाना आंखें। अब्र यानी बादल, अब्र छट जाए तो सूरज को दिखाना आंखें। अगर इतनी हिम्मत है तो सामना करके देखना, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे बस के नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल प्रशासन का ये कहना है कि वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे और रोका नहीं गया है इंसुलिन, उनको जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। आप लोग जो डेटा दे रहे हैं वो शुगर की जेल प्रशासन तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल के शुगर का लेवल तय करेगा कि इंसुलिन लेनी है कि नहीं लेनी है। मेरी अपनी माता जी हैं, 67 इयर्स की हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, रेगुलर शुगर चेक करते हैं हम। डॉक्टर जब कहता है कि अब इंसुलिन दीजिए तो देते हैं, डॉक्टर जब कहता है कि इंसुलिन नहीं देनी है तो नहीं देते हैं। जेल प्रशासन के डीजी या कोई आईएएस अधिकारी या कोई एलजी तय नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर अगर बढ़ा है, डायबिटीज लेवल अप हुआ है और
और ये डायबिटीज मेजरमेंट के बाद पता चला है। तो उनके कहने के बाद वो अगर कह रहे हैं कि उनको इंसुलिन मिलनी चाहिए तो उनको इंसुलिन मिलनी चाहिए। जेल प्रशासन या कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी तय नहीं कर सकता। सर, आप लोग जो डेटा देते हैं शुगर की जो रीडिंग की, वो 300 से पार कई बार है, जी 120 भी है जी, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा जो दिया जाएगा उसमें मैक्सिमम 280 एक बार है और उसके बाद उससे नीचे ही है। मैं आपको पढ़ के सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये दोनों में अंतर क्यों हो रहा है रीडिंग में? जो डेटा हम आपको दे रहे हैं हलफनामे के साथ कोर्ट में हमने यही डेटा प्रस्तुत किया हुआ है। यही डेटा एक्चुअल डेटा है 12 अप्रैल ऑनवर्ड, और इसी डेटा के आधार पे हम ये कह रहे हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। अब इसमें और जेल प्रशासन में अंतर क्यों है? तभी सवाल पैदा होता है, तभी शक होता है कि जेल प्रशासन से लेकर के एलजी दफ्तर तक कतार में लोग खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश करने के लिए। इसीलिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिल्ली और देश की जनता की तरफ से यह बात रखनी पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर, इरफान सोलंकी मामले में टला फैसला। इरफान सोलंकी के मामले में चला फैसला, आपको बता रहे हैं बड़ी खबर कानपुर से। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर मिली तारीख। मामले में 26 अप्रैल को आएगा फैसला। इरफान मामले में 26 अप्रैल की मिली है अग्रिम तारीख। इरफान मामले में 26 अप्रैल को मिली अग्रिम तारीख। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान सोलंकी की हुई पेशी। फिर टला फैसला, 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मामले में 26 अप्रैल को सुनाया जा सकता है फैसला। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बिल्डिंग से गिरकर युवती की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग से गिरी युवती। 20 वर्षीय मोहिनी की तीसरे फ्लोर से गिरकर हुई मौत। वर्षीय मोहिनी की तीसरे फ्लोर से गिरकर मौत। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार अनियंत्रित जेसीबी कार से टकराई। नए मंडी थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल अब तक ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।